Good morning, students. My name is Gunjan. I am MBBS student at AIMS Nagpur. So, we are doing molecular basis of inheritance, that is chapter number 6 of class 12th biology. इसका NCERT exemplar we are solving. So, we were done with multiple choice questions. Okay, on your left screen you can see the questions. On We are done with multiple choice questions and very short answer type of questions also we have done, and we were at question number 10th of short answer type question. Till 9th, we are done. So from 10th, we will start. Okay. So question number 10th. Yeah. Question number 10th. Look at your left screen. Recall the experiment done by Frederick Griffith, Avery, MacLeod, and McCarthy, where DNA was speculated to be genetic material. If RNA instead of DNA was the genetic material, would the heat-killed strain of pneumococcus have transformed the R strain into virulent strain? Explain. तो देखिए, सबसे पहले we have to understand what question is asking you. Okay, so what question is asking you? क्वेश्चन में लिखा है कि फेडरिक ग्रिफिथ, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी का एक एक्सपेरिमेंट था जो आपको याद करना है. उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना डीएनए को जेनेटिक मटेरियल डिक्लेयर किया गया था. अगर आरएनए डीएनए की जगह जेनेटिक मटेरियल होता तो क्या हीट किल्ड स्ट्रेन न्यूमोकोकस के ट्रांसफर करते आर स्ट्रेन को इनटू वायरुलेंट स्ट्रेन? तो देखिए, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी. एग्जैक्टली क्या एक्सपेरिमेंट था वो? लेट मी टेल यू व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट. ओके, तो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था ना, आर स्ट्रेन थे. वन सेकेंड. हाँ, तो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ आर स्ट्रेन थे और कुछ एस स्ट्रेन थे. तो जो आर स्ट्रेन थे वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थे और जो एस स्ट्रेन थे वो वायरुलेंट स्ट्रेन थे. अब इसका क्या मतलब है, एस वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट का? सिंपल सा मतलब है कि वायरुलेंट वो स्ट्रेन थे जो इन्फेक्शन करने में कैपेबल थे और नॉन वायरुलेंट वो स्ट्रेन थे जो इन्फेक्शन करने में कैपेबल नहीं थे. ठीक है, वन सेकेंड. ओके, तो एक्सपेरिमेंट में बोला है कि अगर आपका जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता, डीएनए नहीं होता, तो क्या जो नॉन वायरुलेंट वाले थे वो वायरुलेंट में चेंज हो जाते? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब एक डेड ऑर्गेनिज्म को वायरुलेंट के साथ डाला था, जो डेड ऑर्गेनिज्म वायरुलेंट था, ठीक है, नॉन वायरुलेंट था, वायरुलेंट था, उसको जब हमने नॉन वायरुलेंट के साथ डाला था तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन वायरुलेंट था वो वायरुलेंट में चेंज हो गया था. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो हमने कल पढ़ी थी. ठीक है, उस प्रोसेस की वजह से वो चेंज हो गया था. तो अभी हमें बस यही बताना है कि अगर उस डीएनए की जगह आरएनए होता तो क्या ये सब चेंजेस पॉसिबल होते? तो देखिए क्या लिखा है, आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए. ये बात सही है, तभी यूकैरियोट्स के अंदर DNA is the genetic material. ठीक है, hence DNA replaced RNA as the genetic material in the living world. RNA less stable है, इसलिए DNA ने रिप्लेस किया आरएनए को. अगर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता उनके एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता हीट से, क्योंकि वहां पे हीट किल स्ट्रेन हमने डाले थे और आरएनए क्या होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता. इसलिए जो हीट किल स्ट्रेन होते हैं न्यूमोकोकस के, वो ट्रांसफॉर्म नहीं करते आर स्ट्रेन को इनटू वायरुलेंट. तो यहाँ पे आर स्ट्रेन को बोला है जो नॉन वायरुलेंट थे और एस स्ट्रेन को बोला है जो वायरुलेंट थे. ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट में यही हुआ था, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट किया गया था बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर आरएनए रखते तो वो नहीं होता. और इसका आप रीजन क्या लिखते? इसका आप रीजन लिख देते कि आरएनए इज नॉट स्टेबल एंड हीट किल की वजह से वो RNA would have killed. ओके, यस. तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर आपका ये 11th. यू आर रिपीटिंग द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट एंड आर प्रोवाइडेड विद 2 आइसोटॉप्स. आपने हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट रिपीट किया. ठीक है, हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, और आपको 2 आइसोटॉप्स दिए गए हैं, P32 एंड N15 इन प्लेस ऑफ S35 इन द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट. ठीक है,
तो हर्शी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फेट का यूज किया था, S35 का यूज किया था। लेकिन अब आपको एक कंडीशन दी गई है कि आप एक हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं और आप यहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो कैसे आप अपने रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट्स आपके डिफरेंट होंगे, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल रिजल्ट्स जो आए थे। तो सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, एंड उसके अंदर सल्फर यूज किया गया था, तो कहाँ यूज किया गया था, ठीक है। तो देखिए, यूज ऑफ N15 विल बी इनएप्रोप्रिएट बिकॉज द मेथड डिटेक्शन ऑफ P35 एंड N15 इज डिफरेंट। देखिए, जो आपका P35 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, लेकिन जो N15 है वो रेडियो एक्टिव नहीं है लेकिन हेवियर है। इवन इफ N15 was radioactive, then its presence would have been detected both inside the cell, ठीक है। तो N15 incorporated as the nitrogen base in DNA as well as in the supernatant। तो इसके अंदर बस यही है कि जो आपने S35 यूज किया था ना ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में, वो रेडियो एक्टिव था। लेकिन अगर आप ये सेम एक्सपेरिमेंट N15 और P32 से करोगे, तो उसमें से बस एक ही है जो रेडियो एक्टिव है, विच इज P32। N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, तो वो डिटेक्ट होगा ही नहीं, है ना। हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में क्या था ना, व्हाट दे हैव डन, उन्होंने S35 को यूज किया था टू डिटेक्ट, ठीक है, लेकिन उनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया था, जब बैक्टीरियोफाज जो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, जब बैक्टीरियोफाज क्या है, बैक्टीरियोफाज वायरस है, ठीक है। जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में घुसता है, लेकिन प्रोटीन नहीं घुसता है। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने क्या किया था, उनके डीएनए के अंदर उन्होंने सब्सटेंस डाल दिया था, ये रेडियो एक्टिव सल्फर, जिससे उन्होंने डिटेक्ट किया था कि सल्फर अंदर जा रहा है, इसलिए सल्फर ही जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है, ये उन्होंने प्रूव किया था। तो आप अगर नाइट्रोजन 15 और P32 को यूज करोगे, तो N15 तो बस हैवी नाइट्रोजन है, इट्स नॉट रेडियो एक्टिव। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो N15 से नहीं मिलेगा, लेकिन P32 से मिल जाएगा। इसलिए लास्ट में मैंने लिखा है, हैंस द यूज ऑफ N15 वुड नॉट गिव एनी कंक्लूसिव रिजल्ट्स। तो N15 को आप यूज नहीं कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स यू कैन यूज P32, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, P35 नहीं है, P32 है, ठीक है। आंसर के अंदर करेक्ट कर लेना फ्रॉम लुकिंग एट द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, देयर इज ओनली, लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स when deduced from a given nucleotide, but multiple nucleotide sequence can be deduced from a single amino acid sequence. Explain this phenomena. तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं पहले। क्वेश्चन में बोला है कि बस एक ही पॉसिबल सीक्वेंस अमीनो एसिड का हम निकाल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड से, मतलब वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ओनली वी कैन डिड्यूस फ्रॉम गिवन न्यूक्लियोटाइड, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल अमीनो एसिड सीक्वेंस। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि एक, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है, उससे बस हम एक ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस से निकल सकता है, मतलब वाइस वर्सा वाली कंडीशन दी है, ठीक है। मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम निकाल सकते हैं सिंगल अमीनो एसिड से, लेकिन एक ही अमीनो एसिड का सीक्वेंस निकाल सकते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स कितने भी हों उनसे। तो इसी फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्या फिनोमेना है, देखिए, सबसे पहले बात तो ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी ने भी मेंशन की है। अब इस स्टेटमेंट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पूरे जीनोम में 61 कोडोन्स होते हैं एंड 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कोडोन का नंबर ज्यादा है या अमीनो एसिड का नंबर ज्यादा है? ऑब्वियसली कोडोन का नंबर ज्यादा है, राइट, एंड अमीनो एसिड का नंबर कम है। तो खुराना नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नीरेनबर्ग साइंटिस्ट के साथ इस प्रिंसिपल पे काम किया, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया है हरगोबिंद खुराना, ये इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने मार्शल नीरेनबर्ग साइंटिस्ट के साथ काम किया एंड इन्होंने प्रपोज किया कि एक कोडोन अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, विच इज हमने याद किया है, ठीक है। कोडोन का फॉर्मेशन 3 न्यूक्लियोटाइड से होता है, 3 बेस पेयर्स होते हैं उसमें, जैसे AUG, है ना, GGG, तो ऐसे 3 का ग्रुप होता है। तो इट वाज आल्सो सीन दैट वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड।
ये भी देखा गया कि एक कोडोन बस एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है. सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. In simple terms, it can be said that there is only one possible sequence of amino acid when deduced from a given set of nucleotides, but multiple nucleotide sequence can be deduced from a single amino acid sequence. तो देखिए, ज्यादा कुछ इसमें सोचने का जरूरत नहीं है. जैसे ही आप नंबर को देखोगे कि 61 कोडोन एंड 20 अमीनो एसिड, अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर ज्यादा है और अमीनो एसिड का नंबर कम है. ठीक है, तो एक अमीनो एसिड से फॉर श्योर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, क्योंकि अमीनो एसिड तो आपके 20 ही हैं और कोडोन आपके 61 है, मतलब 41 एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स हैं और टोटल आपके पूरे वर्ल्ड में अमीनो एसिड का नंबर है 20 एंड कोडोन आपके टोटल है 61. तो ऑब्वियसली बहुत सारे कोडोन होंगे जो सेम अमीनो एसिड को कर रहे होंगे, लेकिन एक कोडोन बस एक ही अमीनो एसिड को करेगा. ऑन दी अदर हैंड, अगर एक अमीनो एसिड को हम लेंगे तो ऑब्वियसली एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन से वो हो रहा होगा सीक्वेंस. तो इसलिए इस स्टेटमेंट में बोला है कि वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड व्हेन डिड्यूस फ्रॉम अ गिवन न्यूक्लियोटाइड, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी डिड्यूस फ्रॉम अ सिंगल अमीनो एसिड सीक्वेंस. समझा? इसलिए सिंगल अमीनो एसिड सीक्वेंस से मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वी कैन डिड्यूस, लेकिन ओनली वन पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, हम निकाल सकते हैं फ्रॉम गिवन न्यूक्लियोटाइड्स, वन न्यूक्लियोटाइड. ओके, तो दैट इज योर आंसर. सबसे पहले आप यही लिखना 61 कोडोन एंड 20 अमीनो एसिड, फिर आप इन साइंटिस्ट का नाम लिखना, खुराना एंड मार्शल निरनबर्ग, जो यहाँ लिखा है मैंने, और फिर बोलना कि दे वर्कड ऑन दिस प्रिंसिपल एंड दे मेड द रिसर्च, एक्सपेरिमेंट किया एंड दे प्रपोज दैट कोडोन, फिर वो पूरा स्टेटमेंट यू हैव टू राइट. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13. A single base mutation, लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, सिंगल बेस म्यूटेशन इन अ जीन may not always result in loss or gain of function. ठीक है, अगर हम एक सिंगल बेस म्यूटेशन करेंगे जीन के अंदर तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ फंक्शन. डू यू थिंक द स्टेटमेंट इज करेक्ट? डिफेंड योर आंसर. तो क्या लिखा है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर हम सिंगल जीन का सिंगल बेस म्यूटेशन कर दे जीन के अंदर, मतलब जीन बहुत सारे बेस पेयर से बनता है, जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया में देखा होगा. ठीक है, एक सिंगल बेस का ही वहां पे म्यूटेशन होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर. तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि अगर एक सिंगल बेस म्यूटेशन कर दे जीन के अंदर तो मे नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ फंक्शन. सिकल सेल एनीमिया में तो क्या हुआ था, फंक्शन बदल गया था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर कर दे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही फंक्शन आपका खराब होगा या फिर गेन होगा. तो इसमें बोला कि क्या आप सोचते हो कि ये स्टेटमेंट हम सही बोल रहे हैं? अगर ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, आपको आपका रीजन देना है. बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है. ठीक है, इस स्टेटमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये स्टेटमेंट में क्या बोला है कि एक सिंगल बेस म्यूटेशन इन अ जीन में नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ फंक्शन, क्योंकि एक कोडोन बनता है 3 न्यूक्लियोटाइड से. इन सिंपल टर्म्स, अ कोडोन कैन बी टेकन एज अ वर्ड दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेटर्स. फॉर मेकिंग एनी मीनिंगफुल सेंटेंस वी नीड टू कंप्लीट वर्ड. द एडिशन और डिलीशन ऑफ अ सिंगल लेटर may नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल वर्ड. ठीक है, तो देखिए, जब भी एक कोडोन होता है वो 3 वर्ड से बनता है, ये आपको पता है. जैसे AUG, ट्रिपल G, है ना, 3 एक साथ आते हैं. तो अगर हम एक सिंगल को हम म्यूटेट कर दें, मतलब उसको हटा दें मान लो, तो हमारे 2 ही बचेंगे और 2 का तो कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है. ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वी नो दैट अ कोडोन इज कंपोज्ड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. इन सिंपल टर्म्स, अ कोडोन कैन बी टेकन एज अ वर्ड दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेटर्स. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया. उसके बाद कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 लेटर जोड़ने हैं. तो जो एडिशन और डिलीशन करेंगे एक सिंगल लेटर का, ठीक है, उससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा. Hence, in most of the cases, there is a need for mutation in 3 bases to affect loss or gain of function. This can be illustrated by the following example of a sentence being altered. तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राम हैज रेड कैप. अगर हमने क्या किया इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ये जो रेड है ना, रेड के यहाँ पे रेड से पहले हमने बी को जोड़ दिया.
ठीक है, म्यूटेशन हो गई, सिंगल बेस पेयर को हमने जोड़ दिया। तो क्या सेंटेंस बना हमारा, राम हैज ब्रीड डीसीएपी, कोई मतलब नहीं है सेंटेंस का। फिर हमने बी के बाद एक और को जोड़ा, तो राम हैज ब्रीड ईडीसीएपी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमने बी आई के बाद एक और जी को जोड़ दिया तो राम हैज बिग रेड कैप, तो इसका कोई तो मतलब बना। तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि सिंगल बेस म्यूटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको तीन पूरे कोडोन को म्यूटेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट तीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस को आपको म्यूटेट करना पड़ेगा, तब कोई फंक्शन में चेंजेस आपको दिखेंगे, या तो फंक्शन आपका एनहांस होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आप समझ सकते हो जो मैंने यहाँ पे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, a low level of expression of lac operon occurs at all the time। सारे टाइम लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होता है लैक एपरॉन का। कैन यू एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड दिस फिनोमेना। तो इसमें बोला है कि लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन होता है लैक ऑपरेंट का हमेशा। तो पहले भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा था कि जो लैक ऑपरेन आपका है उसका लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन क्यों होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कि लैक ऑपरेन जो है उसमें कंटिन्यूअसली एक इनहिबिटर होता है। ठीक है, क्या होता है उसका इनहिबिटर, एक इनहिबिटर होता है, उसका फंक्शन उसको कम करता है। फिर वहां पे एक इंड्यूसर आता है जो उसके फंक्शन को एनहांस करता है, उस इंड्यूसर का क्या नाम है, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज उस इंड्यूसर का नाम है। तो इसलिए उस इनहिबिटर की वजह से लाइकोपेरिन का फंक्शन हमेशा लो लेवल एक्सप्रेशन होता है। तो in the complete absence of expression of lactoferrin, permease will not be synthesized, which is essential for transport of lactose from medium into the cells. And if lactose cannot be transported into the cell, that it cannot be act as inducers, hence cannot relieve the lactoferrin from its repressed state। तो देखिए, अगर हम कंप्लीट एब्सेंस में रहे लैकोपेरिन के एक्सप्रेशन में, तो परमिएज बनेगा नहीं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लैक्टोज का सेल के अंदर। तो अगर लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होगा नहीं तो ये इंड्यूसर की तरह हेल्प करेगा नहीं, इसलिए लैकोपेरिन अपने रिप्रेस स्टेट में ही रहेगा। इसलिए अगर लैकोपेरिन को एक इंड्यूसर चाहिए जो लैक्टोज है, तो लैकोपेरिन को कंटिन्यूअसली काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब लैकोपेरिन अपना एक्सप्रेशन करेगा तभी परमिएज सिंथेसाइज होगा। परमिएज क्या है, परमिएज एक तरह का, ये लगा लीजिए, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टर है, प्रोटीन है, जो प्रोटीन एंजाइम है। परमिएज इज द प्रोटीन एंजाइम जो परमिट करता है, परमिएज नाम में ही लिखा है परमिएज, तो परमिट करेगा लैक्टोज को टू एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, तो जब लैक्टोज इनसाइड द सेल जाएगा, एंड यू नो ऑलरेडी कि लैक्टोज क्या है, लैक्टोज आपका इंड्यूसर है। तो लैक्टोज जब जाएगा तो फिर वो लैकोपेरिन को अपने आप ही रिप्रेस स्टेट से बाहर ला देगा। ठीक है, तो that is what the function of lycopyrrone and how the inducer can help to replenish it from its repressed state। ठीक है, now question number आपका 15, how has the sequencing of human genome opened new windows for treatment of various genetic disorders discussed among your classmates। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि कैसे जो ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग है उसने कैसे इतनी इस रिसर्च की हेल्प से कैसे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिए, लेट स्क्रीन पे, हाउ इज द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम क्या है, मतलब ह्यूमन का जो क्रोमोसोम का पूरा मटेरियल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन जीनोम। तो क्वेश्चन में बोला है कैसे ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग ने नई विंडोज खोली है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब हमारे अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते थे पहले के जमाने में। ठीक है, जब ये सब रिसर्च वगैरह नहीं थी, जैसे डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा है, क्लिनफेल्टर पढ़ा है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा है, और भी ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है। तब कोई रिसर्च नहीं थी, पता नहीं था क्यों हो रहा है, तो बच्चे जल्दी मर जाते थे बिकॉज कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब आज क्या हो गया है ना, ह्यूमन जीनोम का पूरा सिक्वेंसिंग हो गया है, तो साइंटिस्ट को पता है कि ह्यूमन की सेल में कौन कौन से जीन्स हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो उनको नॉलेज है कि कौन से जीन्स है हमारे सेल के अंदर। इस नॉलेज की हेल्प से वी आर एबल टू ट्रीट वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आपको यही चीजें लिख के आनी है इसके अंदर
कि वी हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट जीन्स आवर सेल इज हैविंग। ओके, दैट्स हाउ, अगर नॉलेज है तो वी कैन नो अगर ये डिसऑर्डर है। जीन के हमें फंक्शंस भी पता है, जीन्स लिखना, एंड ऑल्सो वी नो व्हाट जीन फंक्शंस आर। तो अगर किसी की बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है तो वी गॉट टू नो कि किस जीन की वजह से वो फंक्शन नहीं है, और हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो उस फंक्शन की तरह एक्ट करे। ठीक है, जो जीन जिस प्रोटीन को बनाता था उस प्रोटीन को हम दे सकते हैं। ऐसे आपको पूरा सोचना है और फिर इस आंसर को लिखना है। आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने अपने वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, द सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज ओपन न्यू विंडोज, वही स्टेटमेंट लिखी है। उसके बाद वी नो दैट जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय सम ऑल्टरेशन इन जीन्स। आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है। एट प्रेजेंट वी डो नॉट हैव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बेस पेयर सीक्वेंस वेयर दिस ऑल्टरेशन टेक्स प्लेस, इसलिए हम अनेबल हैं टू डिवाइस एनी टूल टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। लेकिन अगर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी पर्टिकुलर सीक्वेंस की, ठीक है, इसमें लिखा है कि एट प्रेजेंट हमारे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द बेस पेयर सीक्वेंस कि कहाँ पे ये ऑल्टरेशन टेक प्लेस कर रहा है। और ये क्यों नहीं है इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग पूरा हुआ नहीं है, अभी चल ही रहा है। ठीक है, सीक्वेंसिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। तो आपको ये भी लिख के आना है कि अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन वही नॉलेज नहीं है अबाउट द बेस पेयर सीक्वेंस जहाँ पे ऑल्टरेशन होता है। इसलिए हम कोई ऐसा टूल जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए डिवाइस नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी पर्टिकुलर सीक्वेंस की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर, तो साइंटिस्ट एबल होंगे टू डिवाइस सम टूल्स टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, अगर इस अंडरस्टैंडिंग हुई एंड वी गॉट टू नो कि इस वजह से हो रहा है, तो साइंटिस्ट वुड बी एबल। तो फर्दर if future may come when nobody will be suffering for genetic disorder, especially those which create serious disability। ठीक है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि जब हमारा ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग पूरा हो जाएगा तो हमारे पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस की जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर को रिजल्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट कुछ ऐसा मेडिसिन, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट निकाल लेंगे उस नॉलेज, उस अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से, उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो सीक्वेंसिंग लेके आएगा, कि फ्यूचर में सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट कर पाए और कोई भी एटलीस्ट सीरियस डिसेबिलिटी से सफर ना करे। ठीक है, तो दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 15 वाज आस्किंग। और ऐसे ही आपको डिस्कस करना है, आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ये तो मेरे पॉइंट्स थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आल्सो ऐड योर ओन पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आपको यही लिख के आना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन इज फार लेस, 25,000 से कम देन द प्रीवियस एस्टिमेट जो 1,40,000 है। ठीक है, तो इस पे कमेंट करना है। तो देखिए, जब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो आपको ये समझ भी नहीं आया होगा। ये बस क्वेश्चन में ये बोला है कि पहले हमने कोई एक एस्टिमेट निकाला था कि हमारे ह्यूमन के अंदर इतने जीन होंगे। कितना एस्टिमेट निकाला था हमने? 1,40,000 जीन का हमने एस्टिमेट निकाला था। ठीक है, 1,40,000 जीन हमारे ह्यूमन के अंदर होंगे, लेकिन ह्यूमन के अंदर जीन तो 25,000 से कम ही है। द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ह्यूमन इज वेरी लेस, जो अभी निकल के आया है। तो इस पे आपको कमेंट करना है। तो बेसिकली आपको ये समझने की जरूरत है, जब साइंटिस्ट ने एस्टिमेशन चालू किया था, ठीक है, तो उन्होंने बहुत हाई नंबर से चालू किया। मतलब उन्होंने कितने नंबर से चालू किया होगा वो आप सोच सकते हो। उन्होंने ये लगा लीजिए अराउंड 10 लाख से चालू किया था। 10 लाख। ठीक है, 1 10 100,000 नहीं, 1 लाख से चालू किया था जब साइंटिस्ट ने चालू किया था। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ह्यूमन जीन्स को पढ़ने के लिए इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मतलब इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं था ना। अभी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत ही एडवांस आ गई है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से चलते हम एग्जैक्ट नंबर पता लगा पा रहे हैं, हम एस्टिमेट ही नहीं कर रहे हैं। पहले के जमाने में साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया था कि 1 लाख के आसपास, एक साइंटिस्ट ने बोला जीन हो सकते हैं। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज के चलते चलते हमने रिफाइन किया अपने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को। बहुत सारे जीन तो कॉपी मिले एक दूसरे के, है ना। तो ऐसे कर करके अब हम आए हैं 25,000 पे, कि हमारे अंदर 25,000 जीन्स ही हैं। क्या पता फ्यूचर में और अच्छी टेक्नोलॉजीज आ जाए। ठीक है,
टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पे ज़िक्र करना है, टेक्नोलॉजी की ही बात करनी है। क्या पता फ्यूचर में और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ जाएँ और उन टेक्नोलॉजीज़ के चलते 25,000 से भी हमें कम जीन्स या फिर उससे बढ़कर भी मिल सकते हैं। वी नेवर नो। अभी इसमें रिसर्च चल ही रहा है। ये जो एरिया है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, ये प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे स्कोप है मोर रिसर्च, मोर डेवलपमेंट का और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आने का। ये जो मैंने चीज़ें अभी आपको बोली हैं, इन सबको आपको लैंग्वेज में लिख के आना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? When scientists began estimating the number of human genes, they began with a very high figure, that is more than 100,000. At the time, the technology was studying human genes was not sophisticated enough. An estimate was more qualitative in nature as it was mainly based on assumptions. तो आपको समझ आ रहा होगा, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी नहीं, तो जो भी था वो assumption था। assumption मतलब जब हम कुछ मान लेते हैं सोच के, हमारे पास किसी चीज का प्रूफ नहीं होता है, तो आपको लिखना है कि टेक्नोलॉजीज इतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं थी। ठीक है, तो हम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अज्यूम किया था विद द ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज। फिर ये भी ऐड करना है, जैसे जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और नॉलेज बढ़ा ह्यूमन जीन्स के बारे में, तो जो एस्टिमेटेड नंबर था वो कम हो गया। और कितना अब आया है प्रेजेंट में? 20,000 टू 25,000 के आसपास आया है प्रेजेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17. Now sequencing of total genomes getting less expensive day by day. Soon it may be affordable for a common man to get his genome sequence. What in your option would be the advantage and disadvantage of this development? Again, इसमें भी फ्यूचर अप्रोच का क्वेश्चन बोला है। इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसा नहीं है एनसीईआरटी से रट के कुछ लिखना है। ये भी अगेन ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको खुद का दिमाग चला के अपने हिसाब से अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आजकल क्या हो रहा है, जो सीक्वेंसिंग हो रही है टोटल जीनोम की, वो लेस एक्सपेंसिव हो गई है डे बाय डे। तो ऐसा दौर भी आएगा कि कॉमन मैन भी इसको अफोर्ड कर लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज इतनी हाई होती जा रही है। और क्या है ना, टेक्नोलॉजी का क्या है, जितना अच्छा टेक्नोलॉजी आ रहा है वो मतलब कि मॉनेटरी वाइज भी देखा जा रहा है, वो इतना एक्सपेंसिव है नहीं, रहा नहीं है, तो वो अफोर्डेबल है। ठीक है, तो यही लिखा है सून ऐसा भी होगा कि एक कॉमन मैन भी अफोर्ड कर लेगा अपना खुद का बॉडी का जीन सीक्वेंस करने के लिए। तो आपके ओपिनियन में आप क्या सोचते हो? क्या ये सही है या क्या ये गलत है? तो देखिए, कोई भी चीज़ के ना 2 पहलू होते हैं, सही और गलत। आपको दोनों चीज़ें बतानी है कि अगर मान लो कल को आप खुद अपना जीन का सीक्वेंस कराने गए, तो आपको उस चीज़ से क्या एडवांटेज होएगी और क्या डिसएडवांटेज होएगी, सिंपल सा अपने सिनेरियो में सोच के आप बोलिए। ठीक है? तो सबसे पहले एडवांटेज तो जो लगता है लोगों को वो ये होगा कि कई बार पेरेंट डिस्प्यूट्स चलते हैं कि बच्चा किसका है, ठीक है? बहुत डिस्प्यूट्स चलते हैं। अभी तो इतना नहीं है, पहले के ज़माने में तो ऐसा भी होता था कि हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चे जो थे वो अदला-बदली भी हो जाते थे और बाद में पता भी चलता था तो डिस्प्यूट खड़े हो जाते थे। उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का ये तरीका आ गया है, उस बच्चे का जीनोम सीक्वेंसिंग करा दो, पेरेंट का जीनोम सीक्वेंसिंग करा दो और मैच करके देख लो। ठीक है? ये रिज़ॉल्व हो जाएगा। दिस कैन आल्सो हेल्प इन डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस बाय फाइंडिंग द बोनाफाइड बेनिफिशियरी। जो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट चलते हैं ना कि प्रॉपर्टी ये लेंगे, वो लेंगे, उसके अंदर भी ये डिस्प्यूट खत्म हो सकता है बाय फाइंडिंग द बोनाफाइड बेनिफिशियरी। ठीक है? उसमें भी हम ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग करके जो भी इनहेरिटेंस में है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से आइडियली तो प्रॉपर्टी उन्हीं को मिलती है जो इनहेरिटेंस वाले होते हैं। द ह्यूमन जीनोम कैन आल्सो हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ डेटाबेस ऑन पीपल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो क्राइम के अंदर भी ह्यूमन जीनोम काम आएगा। अगर कोई कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी का, तो उसका ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, आपका डेटा के अंदर फीड कर सकते हैं। तो आगे जाके कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो हम उस क्रिमिनल को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग काम आएगा। इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द चांसेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन अ फैमिली, दैट इज़ आल्सो कैन बी डू। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि कैसे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आगे जाके जेनेटिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है कि आगे जाके
इट कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन अ फैमिली। ठीक है, आसानी से ये हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है फैमिली के अंदर। तो ये सारे आपको एडवांटेजेस लिखने हैं, वन बाय वन यू नोट इट डाउन हियर। क्या-क्या एडवांटेजेस हमने लिखे, क्या-क्या एडवांटेजेस हमने बोले? एडवांटेजेस हमने बोले हैं आपके, एक तो आपका पेरेंट डिस्प्यूट, है ना? ये एक एडवांटेज हमने बोला है। दूसरा एडवांटेज हमने क्या बोला है? दूसरा एडवांटेज हमने बोला है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ओके, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बोला है। उसके बाद तीसरा एडवांटेज जो हमने बोला है वो क्या बोला है? तीसरा एडवांटेज हमने बोला है यहाँ पे, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। एंड चौथा एडवांटेज हमने क्या बोला है? चौथा एडवांटेज हमने बोला है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर एक फैमिली में हो रहे हैं तो उसको भी अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर देगा। ठीक है, ये सारी होती हैं एडवांटेजेस। अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस में। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन हैव सीरियस इश्यूज ऑफ प्राइवेसी। दैट इज ट्रू, राइट? अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग किसी एक आदमी की कर देंगे, तो ये देखिए लिखा है यहाँ पे, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन हैव सीरियस इश्यूज विद प्राइवेसी। ठीक है, हमने पूरा जीन का सीक्वेंस कर दिया, उस आदमी का प्राइवेसी ही क्या रहा? आप ही सोचिए। तो उसका मिसयूज भी किया जा सकता है ना, ब्लैकमेल करने के लिए किसी को। फर्स्ट पॉइंट तो प्राइवेसी का लिखिए। अब उस प्राइवेसी को जब हो गया तो सम एम्प्लॉयज में मिसयूज द डेटा टू ब्लैकमेल देयर एम्प्लॉयज। ओके, many private matters may leak into the public domain, creating embarrassment in for the affected person। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर देखिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, अगर किसी भी इंसान का, अगर वो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, कहीं पे काम कर रहा है, उसका सीक्वेंसिंग कर दिया पूरा जीन का, अब उसके जेनेटिक कोई डिफेक्ट है, ठीक है, जैसे हमने जेनेटिक डिफेक्ट्स क्या पढ़े थे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें मेल गायनेकोमेशिया हो जाता है, ठीक है, जो मेल बॉडी होती है लेकिन फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, सब पढ़ा था ना। ऐसे-ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अब सम पर्सन इज़ नॉट कंफर्टेबल, ठीक है? नॉट कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस अबाउट हिज और हर जेंडर इन पब्लिक। लेकिन ह्यूमन जीनोम अगर हमने सीक्वेंसिंग कर दी, तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि भई इसको तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, मेल गायनेकोमेशिया है, तो दैट कैन कॉज़ एन एम्बैरेसमेंट इन पब्लिक टू अ पर्सन। ठीक है? अगर वो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक हो जाता है तो। तो इसके 3-4 आपको डिसएडवांटेजेस भी याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको एडवांटेजेस याद रखवाए, ऐसे ही रिपीट करते हैं, यू विल बी एबल टू लर्न। तो डिसएडवांटेजेस फर्स्ट क्या है कि प्राइवेसी का इश्यू आ जाएगा, सेकंड ब्लैकमेल कर सकते हैं, थर्ड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक में लीक होगी तो एम्बैरेसमेंट होगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी देखो, एथिकल चीज़ें हमें ना देखनी होती है। ये सब एथिकल इश्यूज़ में आते हैं, ह्यूमन एथिकल इश्यूज़। ह्यूमन जीनोम हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, पूरा कंसेंट लेना चाहिए और एथिकल इश्यूज़ वाली बात है ये। बाकी तो इट्स ऑल राइट, बट काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ये सब के लिए। अदरवाइज़ इट्स वेरी एथिकल, ठीक है? किसी का जीन लेके हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को, हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू यूज़ डीएनए प्रॉप्स? लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए। वुड इट बी एप्रोप्रिएट टू यूज़ डीएनए प्रॉप्स सच एज़ वीएनटीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ बैक्टीरियोफाज? तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि क्या एप्रोप्रिएट होगा टू यूज़ डीएनए प्रॉप्स? कैसे डीएनए प्रॉप्स? जैसे वीएनटीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। वीएनटीआर क्या है? वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट। ठीक है, ये एक तरह का डीएनए है, ठीक है, या डीएनए नहीं बोलेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं कि सेट ऑफ कोडोन से एक जीन है, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट। तो क्वेश्चन में बोला है कि क्या एप्रोप्रिएट होगा टू यूज डीएनए प्रॉप्स? डीएनए प्रॉप्स की तरह काम करता है वीएनटीआर, जैसे वीएनटीआर इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो बेसिकली यही पूछा है। तो व्हाट यू विल से, जो वीएनटीआर होते हैं वो लोकेशन होती है इन द जीनोम वेयर अ शॉर्ट न्यूक्लियोसाइड इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ टेंडम रिपीट। नाम में ही लिखा है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। टेंडम रिपीट का मतलब क्या है? पूरे सीक्वेंस में एक छोटा सा सीक्वेंस होगा जो बार-बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है? जैसे सीक्वेंस मान लो आपका है AUG ट्रिपल G,
सिंपल सा सीक्वेंस है। अब ट्रिपल जी जो सीक्वेंस है वो अगर मान लो बार-बार रिपीट होता है, जैसे AUG ट्रिपल जी, ट्रिपल जी, ट्रिपल जी, ट्रिपल जी, तो उसको हम बोलेंगे टेंडम रिपीट। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। तो इट्स द लोकेशन इन द जीनोम जहाँ पे शॉर्ट न्यूक्लियोसाइड इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ टेंडम रिपीट। तो एनालिसिस ऑफ VNTR इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस इंक्लूडिंग DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम इसका यूज करते हैं। एनालिसिस ऑफ VNTR इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन बैक्टीरियोफाज डज नॉट हैव टू मेनी डीएनएस, रादर ओनली अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर अवेलेबल इन बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज के अंदर बहुत सारे डीएनएस नहीं होते हैं, बस कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ही अवेलेबल होते हैं बैक्टीरियोफाज के अंदर। दिस डज नॉट लीव स्कोप फॉर मल्टीपल सीक्वेंसिंग इन डीएनए। Hence, VNTR cannot be used in DNA fingerprinting of a bacteriophage. Okay, तो you have to understand कि जो वेरिएबल टेंडम रिपीट होता है उसके अंदर एक छोटा सा सीक्वेंस रिपीट होता है। ठीक है, VNTR का हम बहुत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, लेकिन बैक्टीरियोफाज के अंदर ना बहुत सारे डीएनए नहीं होते हैं, कुछ ही डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। तो VNTR कोई बैक्टीरियोफाज के अंदर कोई ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं रखेगा कि VNTR को हम बैक्टीरियोफाज के अंदर यूज करें। बैक्टीरियोफाज क्या है? यू नो ना, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। ठीक है, वायरस लिविंग नॉन लिविंग डिस्प्यूट चल रहा है उसी में, और बैक्टीरियोफाज के अंदर बहुत कम है जेनेटिक मटेरियल डीएनए का, फ्यू स्ट्रैंड्स ही हैं। तो VNTR तो एक ऐसे डेवलप्ड और हाई टेक ऐसे डीएनए मटेरियल आ गया है जिसमें टेंडम रिपीट है, बहुत सारा सीक्वेंस है बड़ा सा। तो VNTR को अगर हम बैक्टीरियोफाज में यूज करें तो डज नॉट लीव स्कोप फॉर रिपीटिंग सीक्वेंसेस इन डीएनए, इसलिए VNTR को यूज नहीं कर सकते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। हमें एक सिंपल से डीएनए प्रोब को यूज करना है क्योंकि बैक्टीरियोफाज के अंदर जेनेटिक मटेरियल बहुत ही कम है, फ्यू स्ट्रैंड्स ही है, इट्स अ वायरस। VNTR बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है, इसमें रिपीटेशंस बहुत सारी होती हैं, इसलिए VNTR को हम यूज नहीं कर सकते हैं। समझा ना? यही इसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 19। During in vitro synthesis of DNA, a researcher used 2-3-deoxycytidine triphosphate as a raw nucleotide in place of 2-deoxycytidine। तो देखिए, इन विट्रो सिंथेसिस का मतलब है लैब के अंदर अगर हम एक डीएनए को बना रहे हैं तो एक रिसर्चर ने 2-3 डाई डिऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट को यूज किया एक रो न्यूक्लियोटाइड की तरह। ठीक है, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो क्या होता है ये समझिए। इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए मतलब लैब के अंदर हम डीएनए बना रहे हैं। तो जब भी साइंटिस्ट वगैरह लैब के अंदर डीएनए बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग जो बेसिक न्यूक्लियोटाइड लेते हैं उसका नाम होता है 2-deoxycytidine। जो बेसिक न्यूक्लियोटाइड वो लोग लेते हैं दैट इज कॉल्ड 2-deoxycytidine। ठीक है, अब जो ये 2-deoxycytidine उन्होंने लिया उसकी जगह क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 2-3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट लें तो उसका क्या परिणाम होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो 2-3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, तो 2-3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट पहले समझे। साइटोसिन से साइटिडीन बना है यहाँ पे, ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फोरस के ग्रुप जुड़े हुए हैं और एक डिऑक्सी की जगह 2 बार डीऑक्सीजनेशन हुआ है। हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक बार होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे हुआ है, 2' पे 3' पे। और हमने न्यूक्लियो जो लिया है वो लिया है बेस पेयर साइटिडीन लिया है, तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया, फॉस्फेट बेस पेयर एंड आपका ये शुगर। ठीक है, तो ये जो है दिस इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये किस तरह से काम करता है, जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है तो उसको वो रोकने का काम करता है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज is a viral DNA polymerase which facilitates DNA replication in HIV. ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज किस में हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है इन रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरस का वन ऑफ द गुड एग्जांपल है HIV। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज अ वायरल डीएनए, वायरस का ही डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है इन HIV एंड रेट्रोवायरसेस। तो कमर्शियल नेम ऑफ DDC इज ज़ालसिटाडीन एंड इट्स सोल्ड एज अ फार्म, ये आपको याद नहीं रखना है, आगे चलिए। इफ 2-3 डाइडिऑक्सीसाइटिडीन को यूज किया रो न्यूक्लियोटाइड की जगह इन प्लेस ऑफ 2-deoxycytidine तो क्या होगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन होने ही नहीं देगा।
ठीक है, क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि ये तो इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम के एंजाइम को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम ही हमें चाहिए था डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इन एचआईवी एंड अदर रेट्रोवायरसेस। और हम लैब के अंदर भी क्या ही कर रहे थे, लैब के अंदर हम वायरस के डीएनए को रेप्लिकेट कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। 2 डिऑक्सीसाइक्लिन प्रमोट कर रहा था रेप्लिकेशन को, और ये प्रमोट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। इट विल इनहिबिट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम, और जब ये इनहिबिट करेगा तो आगे जाके नहीं होगी रेप्लिकेशन, तो वी कैन नॉट यूज इट। एज सिंपल एज दैट, मेक इट वेरी सिंपल। ओके, इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसलिए इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है कि इसका क्या फंक्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या फंक्शन है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ये वेरी शॉर्ट में आता तो आप सिंपली लिख देते, इट इज दैट इनहिबिटर of reverse transcriptase, hence we cannot use. But it is a short answer type question, then you have to explain reverse transcriptase का function. You have to explain कि 2-deoxycytidine नहीं करता है replication को stop, और ये कर देगा। तो इसके contrary effect रहेंगे। क्या लिखोगे आप? कॉन्ट्रारी, मतलब ऑपोजिट। हमने सोचा था रेप्लिकेशन होगा और रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने बोला है कॉन्ट्रारी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, what background information did Watson and Crick have made available for developing a model of DNA? What was their contribution? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वॉटसन एंड क्रिक ने लिया था फॉर डेवलपिंग अ मॉडल ऑफ डीएनए, और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे। आपको पता है ना, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल बनाया था, द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल। ठीक है, तो इसमें बोला है कि उनके पास ऑलरेडी क्या इंफॉर्मेशन थी और उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी। तो पहले हम बात करेंगे क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी। नंबर फर्स्ट देखिए, पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। इंफॉर्मेशन ये थी कि पेयरिंग होती है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। सेकेंड इन्फॉर्मेशन थी, बेस पेयरिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। सेकेंड इन्फॉर्मेशन ये थी कि बेस पेयरिंग होती है। पहले इन्फॉर्मेशन थी 2 स्ट्रैंड की पेयरिंग होती है। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी, इफ बेस सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड इज नॉन, तो दूसरे सीक्वेंस का प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन थी, अगर हर स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट, तो दोनों के दोनों डॉटर डीएनए वुड बी सिमिलर टू द मदर डीएनए। ठीक है, अगर हर स्ट्रैंड एक डीएनए से टेम्पलेट की तरह एक्ट करे, देन बोथ द डॉटर डीएनए वुड बी सिमिलर टू द मदर डीएनए। ओके, क्या 4 उनके पास इंफॉर्मेशन थी? दोबारा रिपीट करो मेरे साथ। फर्स्ट, 2 स्ट्रैंड के बीच में पेयरिंग होती है, ये उन्हें पता था। दूसरा, बेस पेयरिंग होती है, ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, pyrimidine प्यूरिन से जुड़ेगा, प्यूरिन pyrimidine से जुड़ेगा, ये उनको पता था। तीसरा, अगर एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता है तो दूसरे का पता लगाया जा सकता है। एंड चौथा, अगर हर स्ट्रैंड डीएनए से एक्ट करे टेम्पलेट की तरह, तो दोनों डॉटर डीएनए would be similar to the mother DNA। अगर हर स्ट्रैंड एक्ट करे टेम्पलेट की तरह, तो डॉटर डीएनए जो, मतलब एक डीएनए रेप्लिकेशन से जो उसका डॉटर डीएनए बनेगा, वो जो पेरेंट डीएनए होगा उससे सिमिलर रहेगा। और उन्होंने कंट्रीब्यूट क्या दिया था? सबसे पहले तो आप कंट्रीब्यूशन में लिखोगे उनका डबल हेलिक्स मॉडल, फिर अ सिंपल मॉडल ऑफ डीएनए वाज अवेलेबल, सिंपल मॉडल हम उसको बोलते हैं। देन जेनेटिक इम्प्लीकेशंस डीएनए रेप्लिकेशन की आसानी से उन्होंने समझाई थी कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो कैसे होती है, उसकी जेनेटिक इम्प्लीकेशंस क्या है। एंड थर्ड पॉइंट था, द मॉडल ब्रॉट रेवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। ओके, थर्ड पॉइंट क्या था? बायोलॉजी को एक मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ने के लिए दिस पर्टिकुलर मॉडल जो उन्होंने दिया था, द सिंपल मॉडल ऑफ डीएनए, उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया कि हमने इतने सारी स्टडीज उस मॉडल के बेसिस पे कर ली। जो मॉलिक्यूलर लेवल स्टडी थी बायोलॉजी के अंदर, वो पर्टिकुलर इस मॉडल की हेल्प से इतनी सारी स्टडीज कंडक्ट कर पाए। ठीक है, इस सिंपल मॉडल की हेल्प से। तो ये बेसिकली वॉटसन एंड क्रिक के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक सिंपल मॉडल दिया, फिर इजीली अंडरस्टैंड जो थी जेनेटिक इम्प्लीकेशंस रेप्लिकेशन की वो समझी, और फिर तीसरा रेवोल्यूशन आ गया इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ methylated guanosine cap poly A tail in a mature or on RNA? तो इसमें लिखा है कि क्या फंक्शंस हैं मिथाइलेटेड guanosine कैप के और पॉली ए टेल के इन अ मैच्योर आरएनए। देखिए,
आरएनए की बात की गई है, ठीक है? आरएनए की बात की गई है। आरएनए के अंदर इन्होंने बोला है कि अगर एक कैप और टेल होता है, ये आपको पता है ना आरएनए के अंदर? आरएनए का जो डायग्राम होता है वो एक लंबा सा स्ट्रैंड होता है जिसके स्टार्टिंग में कैप होगा और एंड में टेप होगा, ठीक है? ये होता है, लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, ठीक है? और स्टार्टिंग में क्या होगा? लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो होता है वो कैप होता है स्टार्टिंग में, ये कैप होता है स्टार्टिंग में रेड कलर से जो मैंने बनाया है, ठीक है? और ग्रीन कलर से जो मैं डिनोट करने वाली हूँ वो है यहाँ का टेल। तो पूरा जो सीक्वेंस होता है वो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में रेड कलर का जो है वो कैप है, ठीक है? दैट इज़ कैप जो रेड कलर का है, एंड जो येलो कलर का है वो पूरा बीच में प्रोग्रेसिंग सीक्वेंस आ जाता है और लास्ट में जो ग्रीन कलर का है वो उसकी टेल होती है। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक मैच्योर आरएनए के अंदर अगर मिथाइलेटेड गुआनासीन कैप हुआ, मिथाइलेटेड गुआनासीन कैप मतलब समझे क्या है? गुआनासीन के बेस पेयर्स होंगे, ठीक है? मिथाइलेटेड मतलब एक तरह से मिथाइलेटेड का मतलब यहाँ पे हो गया, मिथाइलेटेड हम बेसिकली उनको बोलते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। मिथाइलेटेड गुआनासीन कैप, मिथाइल ग्रुप आपको पता है ना, उस पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा इस कैप पे, रेड कलर की कैप पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिथाइलेटेड। मिथाइलेटेड गुआनासीन कैप, गुआनासीन उस पे बेस पेयर का सीक्वेंस होगा एंड मिथाइलेटेड ग्रुप जुड़ा होगा। और मैंने बोला जैसे कि मिथाइल वहां पे आता है जहाँ पे इनएक्टिवेशन होता है। तो ये जो है कैप, इसका उन्होंने फंक्शन पूछा है। पोली ए टेल का मतलब ये है कि एडेनिन 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 है वो रिपीट होता होता यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब ट्रिपल ए करके कोडोन्स यहाँ पे जुड़ते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पोली ए। पोली ए मतलब मोर देन वन ए, टेल मतलब एंडिंग, ठीक है? इन दोनों का उन्होंने फंक्शन पूछा है, पहले आपको ये समझ आ गया। अब हम फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है फंक्शन ऑफ मिथाइलेटेड गुआनासीन कैप। तो इट रेगुलेट्स न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए। ये क्या रेगुलेट करता है? न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ऑफ एमआरएनए। इट प्रमोट ट्रांसलेशन, फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए इज कॉल्ड एमआरएनए, ठीक है? तो इसका फंक्शन यही है कि एमआरएनए से जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट है उसको ये रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब उसको ये कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करेगा? जो भी न्यूक्लियर एक्सपोर्ट हो रहा है एमआरएनए का। इट प्रमोट ट्रांसलेशन, आरएनए को प्रोटीन में चेंज करने के लिए ये प्रमोट करेगा, ठीक है? एमआरएनए को प्रोटीन में चेंज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं, आरएनए टू प्रोटीन। उसको ये प्रमोट करेगा और ये न्यूक्लियर एक्सपोर्ट को भी रेगुलेट करेगा। तो ये दो फंक्शन आपको मिथाइलेटेड गुआनासीन कैप के लिखने हैं। अब पर देखते हैं पोली ए टेल का क्या फंक्शन है। पोली ए टेल प्रोटेक्ट करता है आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियसिस। सिंपल सा फंक्शन एक ये है कि जो पोली ए टेल है वो प्रोटेक्ट करता है आरएनए को, ठीक है? प्रोटेक्ट करता है आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियसिस, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन में हेल्प करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय एक्सोन्यूक्लियसिस। एक्सोन्यूक्लियसिस से जो भी डिग्रेडेशन होता है उसमें हेल्प करेगा। तो ये जो दो फंक्शन है ये आपको पोली ए टेल के लिख के आना है। आरएनए को डिग्रेड नहीं होने देगा, एक्सोन्यूक्लियस से रेजिस्ट कर देगा, ठीक है? एक्सोन्यूक्लियस के फंक्शन को रेजिस्ट कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है? तो डीएनए से आरएनए बनने को रोकेगा, टर्मिनेट करेगा। टेल का वैसे भी फंक्शन आपको पता है, टर्मिनेटर की तरह एक्ट करती है टेल, तो वो तो आप इजीली गेस कर लेना, टेल है तो टर्मिनेट है, टर्मिनेट करेगा, ठीक है? तो ये दो फंक्शन है जो आपको पोली टेल के लिखना है और गुआनासीन कैप के भी दो फंक्शन मैंने बता दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डू यू थिंक दैट द alternate splicing of exon may enable a structural gene to code for a several isoproteins from one and same gene? If yes, how? If not, why so? इसमें लिखा है कि do you think that alternative splicing of exons, exons and introns आपको पता है ना, exons are the activated part, जैसे ये पूरा जो आरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे दिया है, इसी को अगर हम देखें, वन सेकेंड, देखिए जो ग्रीन कलर से
नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ग्रीन कलर से ये सीक्वेंस बना, ठीक है? अब इसमें बीच-बीच में मैं येलो कलर के सीक्वेंस डालूँगी। अब यहाँ पे एक येलो कलर का सीक्वेंस डाल दिया बीच में, ठीक है? अब दोबारा ग्रीन कलर का सीक्वेंस डाला, तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर है ना वो डिनोट कर रहा है एक्सॉन को और जो येलो कलर है वो डिनोट कर रहा है इंट्रोन को। इंट्रोन और एक्सॉन क्या है? यू मस्ट नो दैट एक्सॉन्स जो होते हैं वो आपके एक्टिवेटेड ग्रुप्स होते हैं और इंट्रोन्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेटर होते हैं। नॉन फंक्शनल और फंक्शनल इज़ द बेटर टर्म टू बी ऑनेस्ट। एक्सॉन जो होता है वो फंक्शनल होता है, जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है ये पूरा एमआरएनए का डायग्राम है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका फंक्शनल एंड ये हो गया आपका नॉन फंक्शनल, ठीक है? ये तो आपका हो गया फंक्शनल और ये हो गया आपका नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल और ये जो है ये आपके बेटा इंट्रॉन्स हैं और ये जो है ये आपके एक्सॉन्स हैं ग्रीन कलर वाले। लेफ्ट स्क्रीन पे देखिए। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है? इन जो एक्सॉन्स हैं जो येलो कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको रिमूव कर दो। इनको रिमूव कर दो। दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इनको रिमूव कर देना, ठीक है? दैट इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो क्वेश्चन में बोला है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का क्या मतलब है? एक छोड़ के एक रिमूव हो रहा है। एक्सॉन को छोड़ के इंट्रोन रिमूव हो रहा है, फिर एक्सॉन को छोड़ रहे हैं, फिर इंट्रोन रिमूव हो रहा है। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन। तो इसमें बोला है डू यू थिंक दैट ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन में एनेबल अ स्ट्रक्चरल जीन टू कोड फॉर सेवरल आइसोप्रोटीन्स फ्रॉम वन एंड द सेम जीन? इफ यस देन हाउ? तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ये है कि इन ह्यूमन अबाउट 95% ऑफ मल्टी एक्सॉनिक जीन्स आर ऑल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड। ह्यूमन के अंदर 95% जीन होते ही है ऑल्टरनेटिवली स्प्लाइसिंग करते हैं, ठीक है? ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हेल्प करता है इन जनरेटिंग मेनी प्रोटीन्स फ्रॉम वन एंड द सेम जीन। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हेल्प करता है इन जनरेटिंग मेनी प्रोटीन्स from one and same gene. In this process, a particular exon may be excluded from or included in a specified RNA. Splicing, which results in a single gene coding for multiple protein, is called alternative splicing. ओके, ह्यूमन के अंदर अबाउट 95% ऑफ मल्टी एक्सोनिक जीन्स आर ऑल्टरनेटिवली स्प्लाइस। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट। तो बेसिकली दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस जो होती है। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हेल्प करता है इन जनरेटिंग मेनी प्रोटीन्स फ्रॉम वन एंड द सेम जीन। बहुत सारे प्रोटीन्स को जनरेट करने के लिए दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। इस प्रोसेस के अंदर पर्टिकुलर एक्सॉन एक्सक्लूड करके इंक्लूड किया जाता है स्पेसिफिक आरएनए में। एक्सक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि स्प्लाइसिंग में नहीं लिया गया है। हमने स्प्लाइसिंग में इंट्रोन को लिया है। तो splicing which results in a single gene coding for multiple protein is called alternative splicing. Alternative splicing का आपको definition लिखना है। तो splicing which results in a single gene coding से result करने वाला जो splicing है for multiple proteins is called alternative splicing. Now question number आपका 23, ठीक है? Question number 23. Comment on the utility of variability in number of tandem repeats during DNA fingerprinting. Tandem repeats हमने पढ़ा था variable tandem repeats VNTR, variable number tandem repeats. तो उसका यूटिलिटी पूछा है कि उसका क्या यूज हम कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है? तो वेरिएबिलिटी इन अ नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इज हाईली यूजफुल इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्योंकि उसके अंदर क्या है ना, सेम सीक्वेंस बहुत बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा इजी हो जाता है। द डीएनए सैंपल इज सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन सदर्न ब्लॉटिंग। आफ्टर दैट वीएनटीआर मैनिफेस्ट अ पैटर्न ऑफ लाइन्स of different lengths. The variability in lengths of lines and their respective arrangement varies from one individual to another. ठीक है? तो क्या किया जा रहा है? वीएनटीआर जो है वो एक तरह से डीएनएज ही हैं जिनके अंदर न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं। उन डीएनए सैंपल को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं या फिर सदर्न ब्लॉटिंग हम बोलेंगे, वो हम करते हैं। उसके बाद वीएनटीआर मैनिफेस्ट करता है पैटर्न ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है? डिफरेंट लेंथ्स की पैटर्न ऑफ लाइन्स बन जाता है जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? डीएनए एक दूसरे डीएनए को मैच करता है उन लाइन्स की हेल्प से। तो जो वेरिएबिलिटी है लेंथ्स की, इन लाइन्स की लेंथ की जो वेरिएबिलिटी है वही एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। दिस इज मोर और लेस यूनिक द वे अ पर्सन्स फिंगरप्रिंट इज। इसलिए डीएनए वीएनटीआर जो डीएनए है वो हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग द एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वीएनटीआर ही हेल्प करता है इन
identifying and establishing the exact identity of an individual through DNA fingerprinting. ठीक है, क्योंकि वो लेंथ जो है लाइंस की वो मॉनिटर करता है कि वो कितना होगा कितना नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द रिपीटेशंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट इज प्रेजेंट इन VNTR सीक्वेंस। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट्स में कितने रिपीट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि क्या लाइंस की लेंथ कितनी वेरी कर रही है। ओके, so that is why it's more or less unique the way the person's DNA fingerprint is. DNA fingerprint के अंदर भी यही होता है। फिंगरप्रिंटिंग किसी के ऊपर नीचे फिंगरप्रिंट्स अलग-अलग होते हैं। ऐसे ही VNTR हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग द एग्जैक्ट आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल थ्रू DNA fingerprinting. Okay, so this is it from my side. We are done with short answer type questions. Now we are left with only long answer type of questions. ठीक है, काफ़ी सारे हैं इस चैप्टर में क्वेश्चंस। आई नो ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग आपको लग सकता है बिकॉज़ इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसे पढ़ने को है, कुछ डायग्राम्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर में एग्ज़ैक्टली कुछ ऐसे डायग्राम यूज़ करने का है ही नहीं। इट्स लाइक मोर ऑफ अ थ्योरी चैप्टर, ठीक है? बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक्स सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है 12th क्लास का। एंड आई होप मैंने अभी तक जितना भी समझाया वो आपको सिंपल लैंग्वेज आई हैव यूज्ड एज मच एज आई कैन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जस्ट रीड दिस चैप्टर अगेन। ओके, चैप्टर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ो। व्हेन यू आर डन विद 7 or 8 टाइम्स ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग देन ओनली यू कम एंड सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी जो मैंने बोली हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।